morning students. So I hope ਤੁਸੀਂ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਉਸਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਥਰੋ ਵਿਦ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਨ ਫਿਕਸਡ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸ਼ੈਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ऑर्बिट्स। हर एक ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर एनर्जी मोमेंटम वेलोसिटी रेडियस होंदी है जिसके ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਕਰ ਲਏ। जिन्नी देर तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ उसकी एनर्जी रेडियस वेलोसिटी वो सब कुछ सेम रहेगा। इसी करके ਆਪਾਂ ऑर्बिट्स ਨੂੰ स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं। अगर ਆਪਾਂ एक इलेक्ट्रॉन ਨੂੰ एक लोअर शैल ਤੋਂ हायर शैल ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द शैल्स ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਪ ਬੈਕ ਕਰੇਗਾ ਟੂ ਦ ओरिजिनल ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਹਾਇਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। सो एक हायर तो लोअर स्टेट आने ਲਈ एक इलेक्ट्रॉन एक सिंगल जंप च भी वापस आ सकता है एंड इन मल्टीपल जंप्स भी वापस आ सकता है। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਆਫ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਮੀਟਰ ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਭ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਟਮਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ which will lead to the formation of a large number of lines in the atomic spectrum। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले शेल पे आके गिर रहा है वो जिथों मर्जी आके गिरे अगर पहले शेल पे आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज ऑफ लाइंस। अगर सेकंड पे आ रहा है तो बैल्मर सीरीज, थर्ड पे आ रहा है तो पैस्टन सीरीज, फोर्थ पे आ रहा है तो ब्रैकेट सीरीज, पंजवें पे आ रहा है तो पीफंड सीरीज, छेवें पे आ रहा है तो हम्फ्रे सीरीज। इन्हां सारियां सीरीज ऑफ लाइंस चों आपां नूं सिर्फ बैल्मर सीरीज विजिबल होणगियां। यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी शेल फ्रॉम अ हायर शेल टू सेकंड शेल आके गिरेगा जो एक पहले शेल पे आके गिरेगा यानी कि लाइमन सीरीज दे फॉल अंडर यूवी रीजन, बैल्मर फॉल्स अंडर विजिबल रीजन ते बाकी चारों दे फॉल अंडर इंफ्रारेड रीजन्स। सो ये सारे पॉइंट्स कर चुके ਆਪਾਂ। एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस दवां जो कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पिछली क्लास में दस्या सी कि बोहर्स मॉडल एंड उसके फॉर्मूलाज दे आर एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। यानी कि सिर्फ ओवले एटम्स या आयंस जिन्हां कोल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हुंदा है। सो बेसिकली मैं कह सकदा कि इट इज एप्लीकेबल ओनली टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। फिर अपन एक फॉर्मूला ये भी कीता सी कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनियां हुंदियां n2 - n1 into n2 - n1 + 1 upon 2। फाइन। सो ये सारा हुण तक अपन कवर कर चुके हैं। आप बोहर्स मॉडल नू ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है बेसिकली आज आपने जो टॉपिक कवर करना है दैट इज रिडबर्ग्स फॉर्मूला। मैं तुहानू कहा सीगा कि जो कोई इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर शेल आऊगा तो जो एनर्जी एमिट करूगा वो आप किवें फाइंड आउट कीती सी दोनों का गैप। तो उसी एनर्जी ਨੂੰ ਆਪਾਂ hc/λ ਦੇ बराबर पुट करके ਆਪਾਂ उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर वो सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी वेवलेंथ ਨੂੰ कैलकुलेट करने ਲਈ ਆਪਾਂ एक शॉर्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला जिसको आप कहते हैं रिडबर्ग्स फार्मूला। मैं तुहानू हुणे एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद। बट उस तो पहला आप कल वाले टॉपिक ਨੂੰ कंटिन्यू करते हुए एक होर क्वेश्चन जस्ट एक होर क्वेश्चन कवर करना है। सो देखो बच्चे, सो हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 इन योर इन क्लास क्वेश्चंस। द क्वेश्चन सेज what is the ionization energy of number 1 hydrogen atom, number 2 let it be अपन ਨੂੰ पूछा गया helium 2+, sorry helium plus। सो अपन ਨੂੰ आयनाइजेशन एनर्जी पूछी गई है। बेसिकली बच्चे अपन ने इत्थे ओही लॉजिक यूज करना है जो अपन ने कल 5th क्वेश्चन कीता सी, दो शेल्स दा एनर्जी गैप। बट थोड़ी जी ट्रिक है वो मैं तुहानू दस रहा।
ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨ ਯੋਰ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾसेस ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2,8,1। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ 11। ਉਸਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ 8। ਉਹਦਾ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, this energy is known as ionization energy. So the energy required to remove the electron from the outermost shell is called ionization energy. ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ionization energy ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਪਲੱਸ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਰਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਨੂੰ ਐਟਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਟਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਤੋਂ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ? ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਆਇਨਾਈਜ਼। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। એનર્ਜੀ ਇਨ ਦ ਫਰਸਟ ਸ਼ੈਲ -1312 upon n ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ into z ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਆਪਣਾ -1312 upon n square into z square. So आंसर कितना आया? -1312 किलो जूल्स पर मोल। ਹੁਣ मैं E infinity मैं लेके किथे जाना है उन्होंने? इन्फिनिटी पे, वो फाइंड आउट करूंगा। So -1312 upon n square into z square is equal to कितना आया बच्चे? Anything divided by infinity is 0. So डेल्टा E यानी कि ਹੁਣ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਲ ਤੱਕ, ਸੌਰੀ ਡੈਲਟਾ E ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ E infinity minus E1, so 0 minus -1312 यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी बच्चे? 1312 किलो जूल्स पर मोल। सो इनडायरेक्टली मैं ये भी कह सकता है कि आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी शैल चों इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਉਸਦੀ ਉਸ ਸ਼ੈਲ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ 네ਗੇਟਿਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? क्योंकि इन्फिनिटी में तो अपन को पता ही है ना एनर्जी हमेशा कितनी होगी? 0। 0 चो माइनस करोगे आंसर पॉजिटिव बन जाएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखो बच्चे। सो सिमिलरली हैव अ लुक एट द सेकंड पार्ट। सो पहला मैं E1 फाइंड आउट करूंगा हीलियम प्लस ਲਈ -1312 अपॉन n स्क्वायर into z square। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है बच्चे, तो मैं 2 नाल मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी 4 नाल। सो इट विल बी 8 4 12 8 4 12 4 1 जा 4 5 2 4 8 किलो जूल्स पर मोल। सो E2 सॉरी E infinity is equal to -1312 upon infinity the square into 2 square is equal to 0. So delta E is equal to 0 minus
minus 5248, so 5248 kilojoules per mole। सो अगर मैं हीलियम प्लस ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਹੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਡਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। सो ये जस्ट अपना कल वाला टॉपिक में कंप्लीट करता एनर्जी वाला। नाउ वी शैल कम ऑन टू आवर रिडबर्ग्स फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे। सो नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर इन क्लास क्वेश्चंस। सो बच्चे अपन रिडबर्ग फॉर्मूला पे आ रहे हैं, बट रिडबर्ग फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने लिए आई टेक एन एग्जांपल। सो एक क्वेश्चन देखो पहला, calculate the wavelength of light emitted when an electron falls from the fourth shell to the second shell of hydrogen atom। कल अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया सी, कैलकुलेट द एनर्जी एमिटेड जब एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर तो लोअर शैल पे आ रहा है। सो क्वेश्चन सेम है, बस एनर्जी की बजाय तुसी की कैलकुलेट करना है वेवलेंथ। तो देखो बच्चे हुन मतलब इस क्वेश्चन को आप किमें सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर एक क्वेश्चन एग्जाम च आ जाए या हाले देखो मैं तुहानू टॉपिक करवाया भी नहीं, जे मैं तुहानू कहता कि तुसी ये सॉल्व करो तो आई होप कि कुछ ना कुछ बच्चे जरूर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कोई एडी बड़ी गल है नहीं। क्योंकि देखो किमें तुसी पहले की फाइंड आउट करोगे, चौथे शैल की एनर्जी कितनी होएगी -1312 अपॉन n स्क्वायर। Z स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं अपन क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। किलो जूल्स पर मोल आ गई बच्चे। E2 -1312 अपॉन 2 द स्क्वायर, E2 भी आ गई। उस तो बाद अगला स्टेप आप एनर्जी रिलीज्ड कढांगे, E2 माइनस E4। आह वाली एनर्जी चो आवली एनर्जी माइनस कर दियो तो अपने को कितनी एनर्जी रिलीज होएगी वो आ जाएगी। हुन जिहड़ी एनर्जी आ गई, जिहड़ी एनर्जी रिलीज हुई है इसी की वेवलेंथ कढनी है ना अपन ने, तो इस एनर्जी नु पुट करो बराबर है hc बाय लैम्डा। तो इथों वेवलेंथ कैलकुलेट कर लो। जे वेवलेंथ पूछी है तो ए वाला फॉर्मूला लगा लो। जे लाइट दी फ्रीक्वेंसी पूछी हुंदी तो h इंटू न्यू लगा लो। जे वेव नंबर पूछया हुंदा तो लैम्डा कैलकुलेट करके उस तो बाद वेव नंबर कैलकुलेट कर लेंगे 1 बाय वेवलेंथ। ये फॉर्मूला सारे आप कर चुके। सो इन्ना कुछ करने की बजाय कि पहला आप ये फॉर्मूला लगाइए, फिर एनर्जी फाइंड आउट करिए, फिर अगे फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ फाइंड आउट करिए, आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला करते हैं बच्चे जिसको आप कहते हैं रिडबर्ग्स फॉर्मूला। सो ये बेसिस है रिडबर्ग फॉर्मूला का। देखो है कुछ भी नहीं, अगर तुसी फॉर्मूला नहीं भी करना तुसी तां भी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, बट वो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप करेंगे रिडबर्ग्स फॉर्मूला जिसमें आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं वेवलेंथ। मैं तुहानू रिडबर्ग फॉर्मूला का भी शॉर्टकट करवा दूंगा ताकि अपना क्वेश्चन एग्जाम च गलत ना हो। सो देखो कितना। सो जो ये क्वेश्चन है बच्चे इसको आप इतना सॉल्व करना होता है। 1 बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर minus 1 upon n2 square. So this is called Rydberg's formula, where n1 is equal to lower shell, यानी कि इत्थे n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, n2 is equal to higher shell, यानी कि इत्थे n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, r is equal to रिडबर्ग्स कांस्टेंट। एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है कितनी 109,677 पर सेंटीमीटर। 109,677 पर सेंटीमीटर। बच्चे कई बुक्स में 6, 7, 8 भी दिता होंगे तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एक कोई गल है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पेगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ। सो ये अपने पास वैल्यूज है बच्चे। हम देखो इसनु सॉल्व करना अपने लिए कितना इजी हो गया। सो आप वैल्यू पुट करांगे 109,677 1 अपॉन
2 द स्क्वायर -1/4 द स्क्वायर। डन बच्चे। नेक्स्ट 10 अच्छा जो उन्हें आंसर आएगा वो किस च आएगा, क्योंकि अपन ने वैल्यू किस च पुट की है, पर सेंटीमीटर। इन्होंने तो कोई यूनिट्स ही नहीं, ये तो नंबर ही है। सो ये आंसर आएगा अपने को सेंटीमीटर इनवर्स 1 सेंटीमीटर यानी कि पर सेंटीमीटर। 109677 इंटू ये बन गया बच्चे 1/4 -1/16। So this implies 1 by wavelength is equal to 109677 into LCM आ जाएगा बच्चे 16, ऊपर आ जाएगा 4 - 1 यानी कि 3/16। सो पर सेंटीमीटर। ये 1 बाय वेवलेंथ है, आपने वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। सो आप सारे में उल्टा देंगे लैम्डा कैलकुलेट करने लिए। सो देखो आप इसको भी बहुत इजी कर लेंगे। सो देखो बच्चे 1 बाय वेवलेंथ सॉरी हम आप कर लेंगे वेवलेंथ इज इक्वल टू आपने वेवलेंथ ही फाइंड आउट करनी है, ये सारा इनवर्स हो जाएगा 1/109677 इंटू 16/3। सो ये किस हो गया हम सेंटीमीटर। बस बच्चे हुण ध्यान रखियो, हुण बच्चों की प्रॉब्लम की होंगी है, बच्चे कहते हैं कि सर शॉर्ट फॉर्मूला करने का की फायदा है, इन्नी बड़ी रकम नाल डिवाइड करना भी तो बहुत मुश्किल है। ये रहेगा पॉइंट। हुण देखो नीचे की आ जाएगा 16/3 कितना होएगा 5 पॉइंट समथिंग। उस 5 पॉइंट समथिंग नु इहदे नाल डिवाइड करना वो किहड़ा इजी है बच्चे, विदाउट कैलकुलेटर का वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। सो आप इसको भी इजी कर लांगे कितना, देखो हुण सेंटीमीटर च है बच्चे। पहला मैं की करदा है 1 सेंटीमीटर च कितने एंगस्ट्रॉम्स होंगे ने, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब छोटे छोटे यूनिट्स यूज करते हैं। 1 सेंटीमीटर च कितने एंगस्ट्रॉम्स होंगे ने 10⁸। सो मैं इसको मल्टीप्लाई करता बाय 10⁸ 109677 इंटू 16/3 सेंटीमीटर्स दी बजाय उनकी आ जाएगा इथे एंगस्ट्रॉम्स। सो बच्चे आ समझ आ गया सबनू। हुण देखो बस इथे एक ट्रिक हैगी है। की ट्रिक है बच्चे, देखो अपनी कोई मर्जी, देखो ध्यान नाल समझो, अपनी कोई मर्जी ट्रांजिशन होवे वो तो इथे ब्रैकेट च सॉल्व करनी है आपने साइड पे। सपोज अगर 4 to 2 की बजाय 5 to 3 हुंदा तो आप की लिखते 1/3 द स्क्वायर -1/5 द स्क्वायर। इथे 9 आ जाता, इथे 25, तो इथे भी कुछ ना कुछ आप सेम ही रहेगा ना बच्चे हमेशा। जो ये सेम ही रहेगा तो इन्नी जी रकम है इसको तुम लर्न कर लो 10⁸ अपॉन 109677 इसकी वैल्यू होंगी है 911.7। सो हम 16/3 नाल मल्टीप्लाई करना इसमें इजी हो गया कि नहीं, वो तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो इनटू 16/3 एंगस्ट्रॉम। सो अपने वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो दिस इज द यूज ऑफ रिडबर्ग्स फॉर्मूला। याद रखना है ये वैल्यू आपने किस फाइंड आउट की है एंगस्ट्रॉम्स। अगर अपने को किसी होर यूनिट पूछे आंसर मीटर सेंटीमीटर नैनोमीटर आप बाद कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द इजीएस्ट वे। मैं तुहानू एक क्वेश्चन होर सॉल्व करवाना है इसी ट्रिक नाल। पहला तुसी ये चंगी तरह क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लो, खुद अपने हाथ नाल लिख के प्रैक्टिस करो बच्चे, इट विल बी इजियर। तुहानू पता लगेगा कि कित्थे गलती हुंदी है। मैं एक सिमिलर जहा क्वेश्चन फिर सॉल्व करवाना है सबनू, फाइन। पहला ये कर लो चंगी तरह। सो बच्चे हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। सो बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, सिर्फ मैं शेल्स चेंज किए हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 5th शेल falls from the 5th shell to the 3rd shell of hydrogen atom। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लो। क्वेश्चन जो इन क्लास क्वेश्चन हम दिते हुए ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं चेंज किया हुआ है। कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ द लाइट। आप वेव नंबर भी कैलकुलेट करना है ना। सो पहला आप वेवलेंथ वाला फॉर्मूला अपना रिवाइज करते हैं दोबारा फिर जिवें तुहानू सिखाया है। सो देखो बच्चे
फॉर्मूला इज 1 बाय वेवलेंथ। सो 1 बाय वेवलेंथ बेसिकली की होता है वेव नंबर, है ना। 1 बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू R 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। सो बच्चे ये अपने कोल फॉर्मूला है, रिडबर्ग्स फॉर्मूला। नाउ हुण मैं इत्थे वैल्यूज पुट करते हैं 109677 इंटू n1 दा स्क्वायर। सो n1 कितना बच्चे 3, 1 upon 3 दा स्क्वायर माइनस 1 upon ये कितना बच्चे 5 दा स्क्वायर, जिहड़ी शैल तो हो आके गिर रहा है, ठीक है। सो 3 दा स्क्वायर कितना हुंदा है 9, 5 दा स्क्वायर कितना हुंदा है 25। फाइन। सो दिस विल बी इक्वल टू 109677 इंटू नीचे की आ जाएगा बच्चे 25 इंटू 9। एलसीएम ले लिया अपने, 9 ना डिवाइड करोगे 25 आ जाएगा, 25 ना डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा, यानी कि 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। सो अपने को ब्रैकेट वाला पोर्शन अपने सॉल्व कर लिया। हुण उल्टा दो इसमें। सो ये 1 बाय वेवलेंथ आ गया। सो वेवलेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन 109677 इंटू 25 इंटू 9 अपॉन 16। सो अपन इनवर्स करता। नाउ वेवलेंथ इज इक्वल टू, सो ये बच्चे किस चाह रहे हैं अपना आंसर सेंटीमीटर्स। हुण आप इसमें एंगस्ट्रॉम्स च कन्वर्ट कर लेंगे। 10⁸ अपॉन 109677 इंटू 25 इंटू 9 अपॉन 16। ये बच्चे हो गया एंगस्ट्रॉम्स। सो आहा वाली वैल्यू अपने कितनी लर्न की थी? दिस इंप्लाइज वेवलेंथ इज इक्वल टू 911.7 इंटू 25 इंटू 9 अपॉन 16 एंगस्ट्रॉम्स। सो दिस इंप्लाइज वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर लिया। सो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली बच्चे। डन। हुण आप वेव नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। वेव नंबर की होंदा है 1 बाय लैम्डा। सो बेसिकली जेड़ा 1 बाय लैम्डा हैगा ये वेव नंबर है। सो जे आप इहनू डायरेक्टली इदां ही सॉल्व कर लांगे तो अपने को आंसर की आ जाएगा वेव नंबर। सो मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करवा रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट से बच्चे कैलकुलेट द वेवलेंथ। सो हुण अपने को वेव नंबर फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, क्योंकि आप वेवलेंथ तो फाइंड कर ही चुके, तो चाहे आप उसको उल्टा करके 1 बाय वेवलेंथ कर दो तो आप वेव नंबर फाइंड आउट कर लांगे। जिन्ना भी वेवलेंथ आया सी देखो अपना वेव नंबर का फॉर्मूला की होंदा है 1 बाय वेवलेंथ। आपने वेवलेंथ फाइंड आउट कर ली तो इस दे नाल डिवाइड करके आप वेव नंबर फाइंड आउट कर लो 1 नु इस दे नाल डिवाइड करके। अगर तुसी इदां नहीं करना चाहते, क्योंकि कई बार सपोज आपको क्वेश्चन च वेवलेंथ पूछी भी नहीं, आपको पूछे ही वेव नंबर है, तो हुणे थोड़ी है कि आप पहला वेवलेंथ फाइंड आउट करांगे, तो आप वेव नंबर भी डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज वेव नंबर 1 बाय लैम्डा। सो अपने को किया 109677 इंटू 1 अपॉन 3 दा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 दा स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज 109677 एलसीएम कितना आया सी बच्चे 25 9 25 इंटू 9 ऊपर आ गया सी 25 माइनस 9 16। सो पर सेंटीमीटर। सो इसको सॉल्व करके जितना भी आंसर आ जाएगा दैट इज योर वेव नंबर। सो वेव नंबर को आप डायरेक्टली यही सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। अगर फ्रीक्वेंसी पूछी है तो वेवलेंथ तुसी फाइंड आउट कर लिया, अगे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा दो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, वो भी आप कर चुके, ठीक है ना। सो देखो अगर इथे हुंदा कैलकुलेट द वेवलेंथ वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला की हुंदा है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। लैम्डा तुसी फाइंड आउट कर लिया, सी दी वैल्यू कितनी सी 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड।
वैसे नॉर्मली अपन रिडबर्ग्स फॉर्मूला च वेव लेंथ या वेव नंबर ही पूछा जाऊगा, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट रिडबर्ग्स फॉर्मूला। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਰਿਡਬਰਗਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਡਬਰਗਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ ਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ n1 ਤੇ n2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ n1 ਤੇ n2 ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰਿਡਬਰਗਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਡਬਰਗਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐਮਿਟਡ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐਮਿਟਡ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਸ਼ੈਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4 to 2 ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, 5 to 3 ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਬੈਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਜਾਂ ਕਰ ਲੋ थर्ड लाइन ऑफ बैलमर सीरीज। सो बच्चे हुन n1 ते n2 बस सिर्फ ट्रिक n1 एंड n2 ते ही टिकी हुई है, ठीक है ना, कि n1 की पुट करना है ते n2 की पुट करना है। सो आप कॉमन लिख लेंगे हैं n1 n2। सो याद रखना बच्चे बैलमर सीरीज कदों बनती है, जो इलेक्ट्रॉन किथे आके गिरदा हुंदा है सेकंड शैल ते, यानी कि लोअर शैल केड़ा हो गया सेकंड 2। ਹੁਣ ਹਾਇਰ ਸ਼ੈਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਈਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ 2 ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਲਾਈਨ। ਸੋ 2 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਐਡ ਕਰ ਦੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ n2 = 5। ਡਨ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਟ ਐਮਿਟਡ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਪੈਸਚਨ सीरीज, ब्रैकेट कर लो, ब्रैकेट सीरीज, तो लाइमन बैलमर पैस्चन ब्रैकेट। सो चौथा, सो n1 की कितनी वैल्यू है 4, इलेक्ट्रॉन किथे आके गिर रहा है फोर्थ शैल पे। ब्रैकेट सीरीज उदो ही बनती है ना जो इलेक्ट्रॉन चौथे ते आके गिरदा है। हुण कित्थों आके गिर रहे हैं, 4 है, कितनी लाइन पूछी है सेकंड, 4 दे नाल 2 ऐड कर दो। सो कित्थों आके गिर रहे हैं 6th शैल तो। ਆਪਾਂ n1 ਨੂੰ 4 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, n2 ਨੂੰ 6 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਨ। ਅਨਦਰ ਲਾਈਨ, ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਪੈਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਪੈਸਚਨ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਦਾ ਜਦੋਂ। ਸੋ ਥਰਡ 3 + 1 = 4th। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਨਾਓ लास्ट लाइन, बच्चे लास्ट लाइन नो एक होर लाइन किया जाता है लिमिटिंग लाइन भी किया जाता है या सीरीज लिमिट भी किया जाता है। सो लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन या सीरीज लिमिट ऑफ कोई भी सीरीज लगा लो, लेट इट बी आप पहली लाइन लगा लेने लाइमन सीरीज। सो जो लाइमन सीरीज है तो किथे आके गिरना है इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट। हाँ जी, हुण आखिरी लाइन, सो लास्ट एंड कितना हुंदा है इनफिनिटी। सो इस केस च आपां n2 की वैल्यू कितनी पुट करांगे, इनफाइनाइट। डन। नेक्स्ट फोर्थ लाइन corresponding to मैक्सिमम एनर्जी। सो अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होगी, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ इनवर्स होता है। सो वेवलेंथ की होगा मिनिमम, या पूछा होवे
minimum wavelength. So the line corresponding to energy maximum, frequency maximum, wavelength minimum for कोई भी सीरीज लगा लो, let it be Balmer series. Balmer series. So बच्चे Balmer है ਤਾਂ इलेक्ट्रॉन किथे आके गिरूगा नंबर 2 ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਗਿਰੂਗਾ यानी कि n2 की वैल्यू मैक्सिमम यानी कि इंफिनिटी डन सो जो मैक्सिमम एनर्जी पूछी है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम पूछी है या वेवलेंथ मिनिमम पूछी है तो ਆਪਾਂ n2 की वैल्यू कितनी लवांगे इनफाइनाइट ठीक है अगला केस देखो सिक्स्थ केस सो इसका बिल्कुल उल्टा लाइन corresponding to minimum energy या minimum frequency या maximum wavelength in case of Balmer series. So Balmer series ही है तो N12 हाँ जी बच्चे हुन इत्थे मैक्सिमम एनर्जी सी हुन मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी दूर तो दूर कित्थों गिरूगा मिनिमम एनर्जी घट तो घट सो सेकंड है तो कित्थों घट तो घट गिरूगा थर्ड तो सो अपन ने जस्ट वन ऐड करना है जो मिनिमम एनर्जी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी है तो n2 कितना होगा 1 ऐड करके 3 सो बच्चे दीज आर डिफरेंट केसेस जिस दे विच आपां नूं रिडबर्ग फॉर्मूला पूछा जा सकता ठीक है ना समझ गए इन्हां सारा नूं नोट कर लो चंगी तरह इन्हां नूं रिवाइज कर लियो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपां नूं रिडबर्ग फॉर्मूला दा क्वेश्चन किस किस एंगल तो आ सकता है जो तुसीं सॉल्व करोगे बेटर उदों पता चलेगा एक अद्धी एग्जांपल मैं तुहानूं हुण भी करावांगा उस तो पहला इन्होंने चंगी तरह नोट करके अपने हाथ नाल चंगी तरह रिवाइज कर लो सो बच्चे इस तो पहला कि सुनो मैं कोई एग्जांपल सॉल्व करवावां तां हुण ये सुनो कि जो एक्चुअल च रिडबर्ग फॉर्मूला है देखो रिडबर्ग फॉर्मूला कित्थों बनिया बोहर्स मॉडल तो तां बोहर्स मॉडल की तरह ही रिडबर्ग्स फॉर्मूला भी कित्थे एप्लीकेबल है ओनली फॉर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स तो एक्चुअल रिडबर्ग फॉर्मूला की हुंदा है सो देखो हुण ਆਪਾਂ बहुत सारी एग्जांपल्स कर लिया फाइनल रिडबर्ग फॉर्मूला की हुंदा है कि वेव नंबर या 1 बाय वेवलेंथ हुणे हुणे ਆਪਾਂ ने कीता है इज इक्वल टू मैं सुनो ये लिखवाया सी r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square सो ये फॉर्मूला सुनो मैं लिखवाया है ना बट एक्चुअल फॉर्मूला इज कि इत्थे आपां लिखदे हैं z² वेयर z इज अगेन की है बच्चे एटॉमिक नंबर पहला सुनो मैं क्यों नहीं लिखवाया क्योंकि पहला आपां हाइड्रोजन ਲਈ कर रहे सी ते हाइड्रोजन ਦੇ केस च एटॉमिक नंबर इज 1 डन सो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ r ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ calculate so question number 4 calculate the wavelength of light in case of fourth line of Balmer series चलो अपन लाइनमैन कर लो लाइनमैन series of helium 2 plus ion so अपन ਨੂੰ लाइमन सीरीज ਦੀ फोर्थ लाइन पूछी है in case of helium 2 plus fine so आप अपना फॉर्मूला लगावांगे 1 by wavelength is equal to rz square 1 upon n1 square minus 1 upon
n2 स्क्वायर। सो अब वैल्यूज पुट करांगे बच्चे। आर दी वैल्यू 109,677 इंटू जेड कितना है बच्चे, हीलियम दा एटॉमिक नंबर इज 2, सो Z2 द स्क्वायर इज 4। सो मैं इथे 4 लिखता। 1/n1, सो लाइमन सीरीज बच्चे फर्स्ट सीरीज है, सो 1/1 द स्क्वायर माइनस फोर्थ लाइन, सो अगर n1 1 है तो फोर्थ लाइन कितनी हुई 1 + 4 5, सो 1/5 द स्क्वायर। ये समझ गए ना बच्चे, अगर n1 1 है तो n2 कितना हुआ 1 प्लस लाइन द नंबर फोर्थ लाइन, सो 5। सो अपने को की कुछ आ गया 109, आप ऐसे लिख लेते हैं, सो 1 द स्क्वायर इज 1, सो ये कितना आ जाएगा 1/1 माइनस ये हो जाएगा 5 द स्क्वायर 25, सो 109,677 इंटू 4 इंटू, सो बच्चे एलसीएम इज 25, 25 माइनस 1 24, डन। 4 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, so 24 4s are 96, so this will be 96। so अब ਉੱਥੇ आगे देखो, so ਇਹ ਕਿਸ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ पर सेंटीमीटर। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ वेवलेंथ कैलकुलेट करांगे 1/109,677 इंटू 25/96, ठीक है, सेंटीमीटर्स। ਹੁਣ अगला स्टेप की सी, इस सेंटीमीटर ਨੂੰ कन्वर्ट कर लो इंटू एंगस्ट्रॉम्स। सो मैं इथे एंगस्ट्रॉम लिख दूंगा, तो इसकी जगह पे की लिख दूंगा 10⁸8। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁸8 एंगस्ट्रॉम्स। मैं एंगस्ट्रॉम्स च कन्वर्ट कर लिया। आह वाली वैल्यू अपने लर्न की हुई है, सो मेरे को की आ गया बच्चे, वेवलेंथ इज इक्वल टू 911.7 इंटू 25 डिवाइड बाय 96 एंगस्ट्रॉम्स। इसनु सॉल्व करके मेरे को आंसर आ गया। सो दिस इज हाउ टू calculate the wavelength of any particular line in case of hydrogen या hydrogen like species using Rydberg's formula। मैं तुम्हें क्लास क्वेश्चन होर करवाना है एंड देन तुसी ना सारे क्वेश्चंस ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋल्व करके फिर असाइनमेंट प्रैक्टिस करियो बच्चे। सो बच्चे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the wavelength of light in case of the last line of Balmer series of lithium 2+ ion। सो देखो बच्चे, आर दी वैल्यू पुट करांगे 109,677 जेड स्क्वायर। लिथियम है बच्चे, एटॉमिक नंबर इज 3, 3 द स्क्वायर इज 9, सो 3 स्क्वायर 1/n1, सो कितने आके गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, बैल्मर सीरीज है सेकंड शेल पे, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 बच्चे लास्ट लाइन है, सो कितों आ रहा है इंफिनिटी तो, सो इंफिनिटी द स्क्वायर। सो इस सारे को सॉल्व करके किया आएगा। सो बच्चे दिस इज 3 द स्क्वायर, मैं इथे लिख सकता है 9, 1/2 द स्क्वायर की बन जाएगा 4, 1/infinity द स्क्वायर एक ही हो जाएगा बच्चे सारा, सो एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज 0। सो मेरे को सॉल्व करके किया आ गया 109,677 into 9/4, so this is in per centimeter। so wavelength आ गई मेरे को 1/109,677 into 4/9 सेंटीमीटर्स। ਹੁਣ अगला स्टेप की सी अपना इसको एंगस्ट्रॉम्स च कन्वर्ट करना। सो 10⁸8 ਇੱਥੇ सेंटीमीटर की जगह पे की हो गया एंगस्ट्रॉम्स। आ वैल्यू मैं लर्न की हुई है, सो ये कितना इजी हो गया क्वेश्चन। सो वेवलेंथ इज इक्वल टू 911.7 इंटू 4/9 एंगस्ट्रॉम्स। सो ये कोई भी बच्चा इजीली मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके एंगस्ट्रॉम्स दे विच वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है। डन। सो दिस इज द यूज ऑफ रिडबर्ग्स फॉर्मूला बच्चे, एंड विद दिस अपन ने अपना बोहर्स मॉडल कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर का टफेस्ट पोर्शन सीगा है, इस तो बाद हम फिर द इजी थिंग्स विल स्टार्ट।
जो हम नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स करने ਆਪਾਂ ਨੇ they are easy as well as very important, ठीक है ना। सो इसਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਥਰੋ ਵਿਦ ਦ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ ਇਟ ਕਿ CBSE board they do not allow they even do not allow simple calculators, so calculations ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਹਾਰਡਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆਊਟ ਆਫ 70 ਫॉर ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਫ 10 to 12 ਮਾਰਕਸ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ you have plenty of time to solve, that is why they do not even allow the simple calculators, so ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਡਬਰਗਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਿਡਬਰਗਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ we'll continue with the next topic. Till then, thank you.